अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल मार्केट काफ़ी नीचे गई हुई है, करेक्शन हो रही है, क्रैश हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आई थॉट इस पे एक वीडियो बनाई जाए कि इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जाता है। मैं ब्राउज़ कर रहा था ग्रुप्स वगैरह में, तो वो हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि सब कुछ बेच दो, निकल जाओ सब कुछ बेच के। कोई कह रहा है अपने बाकी पैसे भी डाल के सब कुछ ख़रीद लो। इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन चूँकि हमारे चैनल का एक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने कन्विक्शन बिल्ड करनी है, हमने कन्फ्यूजन से दूर रहना है। इसी थीम को यूज़ करते हुए हम इस वीडियो को देखेंगे और हम एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में आपने करना क्या होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये वही फ्रेमवर्क है जो मेरे साथ जो लोग कंसल्टेशन में होते हैं, मैं उनको भी यही फ्रेमवर्क समझाता हूँ, यही फ्रेमवर्क देता हूँ और इसी के बेसिस पे हम लोग चीज़ें करते हैं। तो आपके साथ मैं यही फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, जो मैं दूसरों को भी देता हूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इससे ये होगा कि हर अच्छी चीज़, बुरी चीज़, अच्छी डिप होगी, बुरी डिप होगी, आपको पता चल सकेगा और आप उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेंगे, जब मार्केट नीचे जाना शुरू होती है तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, राइट। बड़े ऑब्वियस हैं, या तो आप ज़्यादा सामान ख़रीद लें, या आप सब कुछ बेच दें, या आप जो अपनी एसआईपी कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें, या आप फ़िलहाल सिर्फ होल्ड करके बैठ जाएं और देखेंगे क्या हो रहा है। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर आपको उस वक्त समझ में नहीं आएगा जब तक आप चीज़ों को प्रॉपर्ली तौर पे एनालाइज नहीं कर लेते। अगर आप पैनिक मोड में होंगे, अगर आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे होंगे, अगर आप सिर्फ लोगों से सुन रहे होंगे, तो आपकी कन्विक्शन बिल्ड नहीं होगी, आपको एक्चुअली में समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या करना है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको कन्विक्शन आ जाए और फिर आप अपना फैसला खुद ले सकें बेस्ड ऑन एक्चुअल एनालिसिस। एक चीज़ मैं इसमें शुरू में ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये डिप आना शुरू हुई ना, तो सब लोगों की तरफ से वॉरेन बुफे के कोट्स आना शुरू हो गए कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट और वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर डिप जो है ना वो अच्छी नहीं होती। इसको यूँ ना समझें कि जैसे ही नीचे आई चीज़ें आप लोगों ने समझा कि सेल लग गई और जो है ना ख़रीदना शुरू कर दें। अगर देखें यही होता तो इसकी एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, ये यहाँ पर भी मार्च 2017 में भी डिप आना शुरू हुई होगी। वहाँ पे भी कोई ना कोई आया होगा, वॉरेन बुफे का कोड डाला होगा कि भाई बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट, उससे सामान ख़रीद लिया होगा और उसके बाद 2500 दिन तक उसकी रिकवरी नहीं हुई होगी। अभी तो 2-4 दिन हुए, 5 दिन हुए हैं, जो है ना इतने ज़्यादा लोग परेशान होना शुरू हो गए। अब आप इमेजिन करें, जस्ट फॉर अ सेकंड आप इमेजिन करें कि आप हैं इस सिचुएशन में और 2500 दिन जो कि बनते हैं सिर्फ पौने 7 साल, 6.5 से पौने 7 साल अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में रहे, तो आप इमेजिन करें कि आपके साथ क्या होगा, आपकी इमोशनल स्टेट क्या होगी उस वक्त। तो जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, कहने को तो होते हैं लेकिन बहुत सारों के पास वो मादा नहीं होता कि उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। तो हर टिप जो है ना वो अच्छी नहीं होती। यहाँ पे भी किसी ने सोचा होगा कि यार डिप आ रही है, सेल में सामान आ रहा है, मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद 6.5 साल तक उसको कोई रिटर्न नहीं मिला। तो अगर आप ये समझते हैं कि मुझ में इतनी बर्दाश्त है कि मैं 6.5 साल तक मेरा पोर्टफोलियो रेड में रहे और 60-70% रेड में रहे, तब भी मुझे कोई मसला नहीं, तो फिर तो ठीक है। फिर तो हर डिप को आप अच्छी डिप समझें और सामान खरीदना शुरू कर दें जितने आपके पास पैसे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप समझते हैं कि नहीं इतना तो मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त, मुझे पैनिक आ जाएगा, हो सकता है मैं कोई गलत डिसीजन लेना शुरू कर दूँ, तो इट इज़ बेटर कि आप चीज़ों को एनालाइज करें, अच्छी डिप को भी आइडेंटिफाई करें, बुरी डिप को भी आइडेंटिफाई करें और अकॉर्डिंगली उसके बाद फैसला करें। ठीक है, तो सिर्फ इसको बताने का, इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हर डिप जो है ना वो सेल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है ना, वो आपने यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये डिप कैसी है, ये अच्छी डिप है या ये बुरी डिप है, ये अपॉर्चुनिटी है या ये किसी बेयर मार्केट का सिग्नल है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस तक हमने पहुंचना है और इसके लिए हमने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उस फ्रेमवर्क के तहत हम चलेंगे। अच्छा, इसमें एक डिस्क्लेमर है, वो ये कि आपको ये देखना होगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि ये डिप कौन सी है, तो फिर इस आपकी जो पर्सनैलिटी है इन्वेस्टमेंट की वो मैटर करेगी। ठीक है, इस पर हम एंड में आ जाएंगे। तो फ्रेमवर्क पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रैश है या करेक्शन है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये आगे जो स्टेप्स हैं ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन दिस इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, क्रैश और करेक्शन में क्या फ़र्क होता है? करेक्शन जो है ना वो नॉर्मल होती है और उसके अंदर ना आपको पैटर्न्स भी मिल जाते हैं। अभी देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वालों ने रिपोर्ट बनाई थी। मैं यही चीज़ चार्ट पे बनाता, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल गई तो मैंने आपके साथ यही शेयर कर दी। तो देखें, ये हमारी मार्केट का ना एक पैटर्न चल रहा है कुछ टाइम से कि ये ऊपर जाती है, थोड़ी सी नीचे आती है, करेक्शन लेती है, तकरीबन 11 से 13% के बीच में होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ी सी करेक्शन लेती है, फिर यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न है, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी करेक्शन ली, सेम पैटर्न। आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके हिसाब से तो ये करेक्शन लग रही है मुझे, और अभी ये क्रैश नहीं है। अच्छा, क्रैश का कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन हमारी मार्केट पर वो इतने ज़्यादा अप्लाई नहीं होते। जैसे कि GDP के अंदर कंट्रैक्शन आ जाती है 2 क्वार्टर में, वो एकेडमिकली देखेंगे तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जो है ना वो हमारे उस पर इतनी अप्लाई नहीं होती। हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे एटलीस्ट ये देखा कि इसके अंदर करेक्शन के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। क्रैश
के आसार हमें नजर नहीं आ रहे। क्रैश वैसे भी -20 -30% से जब ऊपर चली जाती है ना बातें, तो फिर वो टेक्निकली क्रैश कंसिडर किया जाता है। करेक्शन के तो हमें यहाँ पे थोड़े से सिग्नल मिल गए, हम आगे जाके मजीद सिग्नल कलेक्ट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये क्रैश है या करेक्शन है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे हमने क्या करना है। अच्छा, ये जो नीचे जा रही है चीज़, सेकंड हमने आइडेंटिफाई करने के इसके क्या क्या रीजंस हैं, क्यों नीचे जा रही है ये। तो 2-3 रीजंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। सबसे पहले तो हमारे जो ये ट्रम्प भाई हैं, इनकी अमेरिका की और ईरान की जो वॉर की जो बातें हो रही थी, उसकी वजह से ही नीचे जा रही है। अच्छा, इस पॉइंट पे हम थोड़ी देर में अभी दोबारा वापस आते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बॉर्डर पे जो क्लैशेस हुए हैं, उसकी वजह से, और वहाँ पे भी एक जंग के आसार पैदा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नीचे जा रही है। थर्ड जो है वो हमारी रेकोडिक की जो है वो थोड़ा सा डिलेज हो रहे हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव सेंटिमेंट फैलना शुरू हो गया। नंबर 4 जो है वो ये कि हमारे सुपर टैक्स लग गया है, तो कंपनीज को सुपर टैक्स भी देना है, और इस वजह से कुछ कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे, तो ये भी एक बात हो गई। तो ये 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से ही मार्केट नीचे जा रही है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि इन रीजंस की वजह से क्या हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अब हम तमाम रीजंस को एक एक करके देख लेते हैं। अगर हमारी कंपनी पे सुपर टैक्स लग गया है तो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेरी है, अगले क्वार्टर से ठीक हो जाएगा। ईफर्ट ने इस बार प्रोविजनिंग ले ली, उसका रिजल्ट खराब आ गया, अगले क्वार्टर में तो वो उसको प्रोविजन दोबारा नहीं करेगा ना, उसने कर लिया, तो वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो ये चीज़ से इतना इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो क्लैशेज हैं, हमें पता है कि इनकी नेचर यूजुअली इस तरह से होती है कि चीज़ें आप दोबारा सेटल डाउन हो जाती हैं, और पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो क्लैशेज होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें कुछ कंपनीज हैं जो कि अफेक्ट होंगी, जैसे कि वो कंपनीज जो कि अफगानिस्तान से कोल ज़्यादा मंगवाती हैं, बॉर्डर ऑलरेडी बंद है तो मजीद तो कोई वैसा इंपैक्ट आना नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट जो करती थी जैसे PABC टाइप की कंपनीज थी, उन पर भी जो इंपैक्ट आना था वो आ चुका है। अनलेस एंड अनटिल ये बहुत बड़ी वॉर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, आई डोंट थिंक इसकी वजह से इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे कोई ऐसा फर्क पड़ेगा। छोटे मोटे क्लैशेज हैं वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, थर्ड रीज़न जो है वो हमारा रेकोडिक का जो है उसके अंदर कुछ डिलेज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कोई फंडामेंटल पड़ता है इफेक्ट? नहीं, कोई ऐसा फंडामेंटली इफेक्ट नहीं पड़ता, चीज़ें वैसी की वैसी हैं। एक फ्यूचर गेन आना है, उसके अंदर थोड़ा सा डिले हो रहा है, दैट्स फाइन, हमारी चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं एटलीस्ट। अच्छा, चौथा जो बड़ा रीज़न है वो है ईरान और अमेरिका की पोटेंशियल वॉर। इससे क्या हमारी इकोनॉमी में कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान और अमेरिका की जंग है, हमारा क्या लेना देना, लेकिन हमारी इकोनॉमी में इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान की वॉर हो जाती है तो फिर जो है वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और हमारी जो इकोनॉमी है वो फॉरेन में ऑयल प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक फैक्टर ज़रूर है। अगर वो वॉर आगे बढ़ती है और सस्टेन कर जाती है, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती हैं, तो हमारी फंडामेंटल्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, हमारी मार्केट की वैल्यूएशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा जेन्युइन रीज़न है। उसके अलावा जो रीजंस हैं वो ठीक है, उनमें इतना कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर अगर बढ़ जाएगी तो वो कंडीशनल है, उस पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा सब कुछ फाइन है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर्स हैं ये सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या इनके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं। अगर इनके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं तो फिर तो बिल्कुल डरने वाली बात है, क्योंकि जब ये चेंजेस आती है ना तो फिर जो करेक्शन होती है वो करेक्शन नहीं होती, वो फिर प्रॉपर क्रैश बन जाता है। तो इसको हम क्विकली देख लेते हैं, डिटेल में तो अब ज़्यादा नहीं देख सकेंगे, लेकिन क्विकली देख लेते हैं। हमारे पास 3-4 मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन रेट हो गया, हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, हमारी जो है वो फॉरेन रिजर्व्स हो गए, हमारे जो USD का जो रेट है वो चीज़ें हो गई, इनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है, लास्ट जो आया हमारा 5.8 आया। 5.8 इज़ अ वेरी रीजनेबल इन्फ्लेशन रेट। हमारे जो स्टेट बैंक का इस वक्त जो टारगेट है वो है 5% से लेकर 7% तक। तो वो खुद कह रहे हैं कि ये हमारा गोल है कि हमने 5% से 7% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है। तो 5.8 आई है तो ये तो बिल्कुल गोल के बीचम बीच आई है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इसी से लिंक्ड होता है कि अगर हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है तो इंटरेस्ट रेट भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। तो अभी 10.5% है, आगे इस मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं भी अनाउंस हुआ तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शायद चांसेस है कि हो जाए। तो इंटरेस्ट रेट भी सही डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हमारे लिए खतरनाक बात होती है, लेकिन जब तक वो नीचे की तरफ आ रहा है तब तक हमारी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देख भी लेते हैं, जो 22% की पीक लगी थी 2024 के अंदर, उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है। कुछ पीरियड होते हैं जिसके अंदर ये इक्वल थोड़ी देर के लिए खड़ा रह जाता है, लेकिन आ ये नीचे ही रहा है, और इसके अंदर कोई इशू की बात नहीं होती, क्योंकि जब ये नीचे आना शुरू हो जाता है, गुंजाइश कम रह जाती है, तो फिर थोड़ा और कॉशियसली होकर इसको नीचे किया जाता है, फ़ौरन से इसको नहीं गिराया जाता। यहाँ पर हमारे पास बहुत रूम था तो हम इसको जल्दी जल्दी गिरा रहे थे, अब ये नीचे आना शुरू हो गया तो इसकी टेल जो है वो लंबी होती चली जाएंगी। तो ये बिल्कुल फ़ाइन है, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये भी देखें बतदरीज ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये भी जो ट्रेंड है ना बिल्कुल ठीक है, तो ये भी जो है बिल्कुल ठीक इंडिकेशन कर रहा है। ये वाला फंडामेंटल
फंडामेंटल भी हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं यूएसडी पीकेआर। ये देखें तकरीबन ये 800 दिन हो गए हैं, ये एक बड़े स्टेबल पोजीशन में अंदर है। पहले ये ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन ये 800 दिन से बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है अपनी एवरेज के अंदर। और 5% जो है वो सालाना पीकेआर डेप्रिशिएट होता ही है, वो कोई इतना बड़ा इशू की बात ही नहीं है, वो बल्कि अच्छी बात है। अगर 5% डेप्रिशिएट हो जाए तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, इसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये 4-5 चीज़ें मोटी मोटी देख के हमने ये कंक्लूड कर लिया कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये भी हमारा मसला नहीं है। फिर एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यू तो नहीं हो गई। जैसे हमने देखा था एफएफसी वाली वीडियो के अंदर, जो मैंने समझाया था कि स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर क्यों जाते हैं और नीचे क्यों आते हैं, उसके अंदर वो सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का मसला था। एफएफसी के साथ तो कोई इशू नहीं था। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ तो कोई मसला नहीं है, तो क्या सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का इशू तो नहीं आ रहा? तो ये तो सिंपल सी बात है, इस वक्त हमारी मार्केट ओवर वैल्यू नहीं हुई है। इस वक्त हमारी मार्केट में गुंजाइश है। अब ये कैसे पता चलेगा, या आप हिस्टोरिकल डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इस वक्त हमारी मार्केट में गुंजाइश है, ओवर वैल्यूएशन का मसला बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो ये वाला मसला भी ठीक हो गया। अब बात आ जाती है कि आपके अपने स्टॉक्स में तो डेंजर नहीं है, वहाँ तो कोई इशू नहीं है। इसमें आप यूँ समझें कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना, हमने टॉप डाउन अप्रोच को देखा है। 2 टाइप की अप्रोचेज होती हैं जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर जो है वो आप चीज़ों को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और बॉटम डाउन में आप पहले कंपनी के हिसाब से देखते हैं। तो हमने ऊपर से देख लिया, टॉप डाउन अप्रोच हमने ले ली, अब हम बॉटम से आते हैं और कंपनी वाइज देखते हैं। अच्छा, जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख रहे हो तो आपने 2-3 चीज़ें इसमें देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो स्टॉक्स होते हैं जो इसमें इंडेक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है जिनमें, जैसे कि एफएफसी था, तो अगर उनके अंदर कोई मसला आता है और वो नीचे जाते हैं तो पूरी इंडेक्स भी नीचे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर लेट्स अज्यूम कोई बहुत बड़ा इशू आ जाता है और उसकी वजह से एफएफसी, ईफर्ड, फातिमा, इस तरह के स्टॉक्स जिनका इंडेक्स में वेट अच्छा खासा है वो नीचे आना शुरू हो जाए, तो बाकी अगर सब कुछ ठीक भी होगा ना तो हो सकता है मार्केट पे प्रेशर आ जाए। अगर 20-30-40% हमारे स्टॉक्स वाले गिर जाते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तो हमारी मार्केट भी गिरना शुरू हो जाएगी। तो हमने ये देखना है कि सब कुछ तो ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे स्टॉक्स के अंदर मसला है, वो वाले स्टॉक्स जिनके अंदर इंडेक्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और उनकी वजह से पूरी इंडेक्स डाउन हो रही है, तो आप उनको इवैल्यूएट कर लें। इस तरह का इस वक्त तो कोई इशू नहीं है। फर्टिलाइजर पे सेस की बातें हो रही हैं, बट वो इतना बड़ा मसला नहीं है, जब होगा जब देखी जाएगी। उसके बाद मैंने रेकोडिक वाली एक एग्जांपल आपको दी थी कि रेकोडिक का भी थोड़ा सा डिले आ रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर है। अब रेकोडिक का अगर इशू होता है, फॉर एग्जाम्पल आगे वाकई में कोई बहुत बड़ा इशू बन जाता है, रेकोडिक की चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पाती, तो किन स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा? फर्टिलाइजर पे तो नहीं पड़ेगा ना, ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो आपको उन स्टॉक्स को देखना है कि मेरे स्टॉक्स जो हैं उन पे तो कोई डेंजर सच नहीं आ रहा, या आप ही एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फ्रेमवर्क का पार्ट है ये, लेकिन इससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इकोनॉमी में कोई इशू नहीं है और मेरे स्टॉक्स में भी कोई इशू नहीं है, तो फिर मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये 6 स्टेप का जो फ्रेमवर्क है इसको पूरी तरह से देख लिया। अब आपने ये करना है कि आपने इसकी बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपको लग रहा है कि वो खतरे वाली बात है या नहीं है। अगर इन सब के हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है, ये क्रैश नहीं है, क्योंकि हमारे मार्केट के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, हमारी जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमारी मार्केट इस वक्त ओवर वैल्यू भी नहीं है और कोई ऐसे स्टॉक्स के अंदर कोई बड़ा इशू भी नहीं नज़र आ रहा। और छोटे मोटे रीजंस हैं वो टेम्प्रेरी हैं। सुपर टैक्स जैसे मैंने आपको बता दिया, कुछ रिजल्ट्स खराब होंगे, थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो चल रही है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगी तो फिर चीज़ें सही हो जाए, और मार्केट भी ओवर वैल्यू नहीं है, तो अब इसमें और गुंजाइश आगे बढ़ने की। तो अब आपने देखा कि हमने किस तरह से एक्चुअली में चीज़ों को एनालाइज किया है, हमने रिएक्ट नहीं किया। अब कोई आपको आके बताता है कि भाई सब बेच दो, बहुत मसला हो गया है, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, आप रिलैक्स होकर बैठेंगे। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने आप गुजार सकते हैं इसके अंदर। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वो फिर एक अलग बात है, अगर आपने फ्यूचर की पोजीशंस ओपन की हुई है तो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। अच्छा, दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी टाइम निकालना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं देखी तो मेरी एमरजेंसी फंड वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो आपको अलाउ करती है कि आप इस तरह के पीरियड के अंदर टाइम स्पेंड कर सकें विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, और जब वो चीज़ें सही हो जाती हैं, नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो फिर आपके रिटर्न खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी वीडियोस तो अलग अलग होती हैं लेकिन ये सब आपस में कनेक्ट ही हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था वो यहाँ आके आपको काम आएगा। तो सारी चीज़ों को देखा करें और फिर उनको कनेक्ट किया करें आपस में। तो फिर तमाम चीज़ें देखने के बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे कि एज ऑफ नाउ सारी चीज़ें ठीक हैं, 1-2 चीज़ें कंडीशनल हैं, वो देखना है कि किस तरह से प्ले आउट होती हैं। जैसे कि अमेरिका ईरान की जो वॉर है, अगर ये अल्लाह न करे वाकई में वॉर हो जाती है और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, उससे हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव फ़र्क आ सकता है।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो थोड़ी सी टेंशन हुई भी है, अगर ये वाकई एक वॉर में कन्वर्ट हो जाती है तो थोड़ी सी एक टेंशन आ सकती है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारी मार्केट में अभी भी वैल्यूएशन की गुंजाइश है और हमारे फंडामेंटल्स भी ठीक है, हमारे मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स भी ठीक है। ये एक दो चीज़ें थोड़ी सी प्ले आउट हो जाएंगी तो ये वही 11, 12, 13, 14, 15% की करेक्शन लेके चीज़ें इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ चली जाएंगी। तो अब आपको कोई कहे कि आपने सब कुछ बेच देना है या सब कुछ खरीद लेना है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि आपने चीज़ें एनालाइज कर ली हैं और आप थोड़ा सा रिलैक्स माइंडसेट के साथ चीज़ों को देख सकेंगे। और कभी भी इस तरह की चीज़ हो तो आपने इस पर पैनिक नहीं होना, आपने इसी तरह के फ्रेमवर्क को यूज़ करके इस वीडियो पे दोबारा आ जाइएगा, दोबारा देख लीजिएगा और उस वक्त की जो रियलिटीज़ होंगी उनको यहाँ पे इसी तरह से एनालाइज कर लीजिएगा जैसे मैंने की। फंडामेंटल्स को भी एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मोर इंपॉर्टेंटली आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या सिचुएशन है और आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए इस वक्त। तो मुझे बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और आपके दोस्त आपके सर्कल्स के अंदर जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको ये वीडियो भेजिएगा, जो वॉरेन बफेट के कोड भेज रहे हैं उनको भी ये वीडियो भेजिएगा। इस वक्त सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि ये फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं चीज़ें, कि जब 6 साल 6.5 साल तक आपको अपना पोर्टफोलियो रेड में नजर आता है ना, तो फिर बड़ों का जो है ना स्टेमिना खत्म हो जाता है इस चीज़ के अंदर। तो इमोशनल बैगेज उस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई हो, मुझे बताइएगा। अगर इस तरह की कोई और चीज़ आपको इसमें कन्फ्यूजन हो कुछ हो तो मुझे फिर कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।